हमारे देश के सभी विद्यार्थियों को भी कुमार की तरफ से सुप्रभात। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मज़े में होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आप सभी मज़े में नहीं हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि मज़ा तभी आता है जब एक अच्छी सी जॉब की प्राप्ति हो जाए। चलिए, ईश्वर परवरदिगार वाहिगुरु गॉड से हम दुआ करते हैं कि आप सबको जल्द से जल्द जॉब की प्राप्ति हो। लेकिन सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सही दिशा में मेहनत करना होगा। वो सही दिशा क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मैंने सैकड़ों वैसे विद्यार्थियों से बात किया जो या तो कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं, या एसआई की तैयारी में है, या एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी में है। मैं उनसे जब बात किया, जानने की कोशिश की, उनसे पूछा कि सच में बताओ कि आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हो, लेकिन क्या आप 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8, 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड तक के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों का जवाब क्या आप दे पाओगे? शायद उनका जवाब ना में था। तो यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है। आप बेस को, स्टार्टिंग को समझने की कोशिश नहीं करते हो, सीधे ग्रेजुएशन लेवल्स के बुक्स या गिना चुना जो मार्केट में एमसीक्यू होता है उससे आप तैयारी करना शुरू करते हो। तो आपकी इसी समस्या को समाधान के लिए मैंने 6 से लेकर के 12 तक का हिस्ट्री से लेकर के ज्योग्राफी तक, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सभी का एनसीईआरटी बुक से एमसीक्यू के फॉर्म में वीडियो तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप 6 से लेकर के 12 तक के हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के ऊपर अपनी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो आज का मेरा पहला टॉपिक होगा स्टैंडर्ड 6 का ज्योग्राफी, जो कॉम्प्लीटली संपूर्ण ज्योग्राफी एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। 6th स्टैंडर्ड्स ज्योग्राफी का पहला प्रश्न आपके सामने, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? जुड़वा ग्रह, दैट मीन्स ट्विन प्लैनेट्स, ट्विन TWIN, ट्विन प्लैनेट्स, जुड़वा ग्रह के नाम से कौन ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन है आपके लिए बृहस्पति, दैट मीन्स जुपिटर, शनि, सैटर्न एंड शुक्र, वेनस। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र, यानी वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह आपको बताना है कौन है। शुक्र है, वेनस है, पृथ्वी, अर्थ या बुध, मरकरी। सूर्य से तीसरा, तो आपको पता होगा कि सूर्य के बगल में सबसे पहले आता है मरकरी, जिसको आप बुध बोलते हो। दूसरा स्थान जो आता है शुक्र यानी वेनस, और तीसरा अर्थ, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 3, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शंस है वृत्तीय पथ, आयताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ, सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ एंड बिग सर्कुलर पाथ। तो इसका सही जवाब होगा दीर्घवृत्ताकार पथ, दैट मीन्स बिग सर्कुलर पाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा दैट मीन्स पोल स्टार। पोल स्टार से किस डायरेक्शन का मालूम होता है? दक्षिण, उत्तर, पूरब, साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति के बीच, दैट मीन्स सैटर्न्स एंड जुपिटर के बीच। बी, मंगल एवं बृहस्पति के बीच, दैट मीन्स मार्स एंड जुपिटर के बीच। पृथ्वी एवं मंगल, अर्थ एंड मार्स के बीच। तो इसका सही जवाब किसके बीच होगा? इसका उत्तर मंगल एवं बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? डिस्टेंस बताना है सूर्य से पृथ्वी के बीच का, कितना ये दूरी होगा? राउंड फिगर में यहाँ है 15 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 अरब किलोमीटर। तो सही जवाब इसका होगा 15 करोड़ किलोमीटर। ये राउंड फिगर में है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसका देखा जाए तो 14 करोड़ इसका वैल्यू है। 14 करोड़ 96 लाख, 14 करोड़ 96 लाख, जिसको कि राउंड फिगर में हम लोग 15 करोड़ बोलते हैं किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? 2004 में, 2005, 2006। अब आपको बताना है क्या होगा सही जवाब इसका। इसका सही जवाब होगा 2006 में हटाया गया था प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2006 में एक ग्रह की और खोज हुई थी 2003 के आसपास, जो 2003 यूबी सीरस के नाम से जाना जाता है। 2003 यूबी सीरस, ये नया ग्रह का खोज हुआ था 2003 के आसपास, और जिसका नाम था 2003 यूबी सीरस। तो 2006 में इसको भी, इस ग्रह को भी ग्रह की श्रेणी से, प्लैनेट्स ग्रुप से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार दैट मीन्स साइज के दृष्टिकोण से पृथ्वी का, आकार की दृष्टि से पृथ्वी कैमा सबसे बड़ा ग्रह है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला स्थान बड़ा के मामले में बृहस्पति दैट मीन्स जुपिटर को आता है सबसे बड़ा में। उसके बाद दूसरा स्थान सैटर्न्स का आता है। तीसरा स्थान यूरेनस अरुण का आता है। ये चौथा स्थान नेपच्यून, जिसको आप वरुण बोलते हो, नेपच्यून का आता है। और पांचवा स्थान अर्थ का आता है। सीरीज से देखें, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जुपिटर बृहस्पति, दूसरा सैटर्न्स शनि, तीसरा यूरेनस और चौथा नेपच्यून जो वरुण कहलाता है, और पांचवें स्थान आता है पृथ्वी का। तो यहाँ आकार की दृष्टि से पृथ्वी कैमा सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका सही जवाब होगा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और ऐसे जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी के बाद यानी पृथ्वी से छोटा शुक्र है, वेनस है, और वेनस से छोटा मंगल मार्स है, और सबसे छोटा बुध यानी मरकरी है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखता है? यदि आप आकाश में चले जाओ और वहाँ से पृथ्वी को देखो तो वह कैसा दिखेगा आपको? क्या वो आपको काला दिखेगा, नीला दिखेगा, हरा दिखेगा, कैसा दिखेगा? तो सही में वह नीला दिखेगा आपको। कारण क्या है कि नीला दिखेगा? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है।
इस वजह से आकाश से जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो वह नीला दिखाई देगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ द लाइट क्या है? तो प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ द लाइट्स आपके पास ऑप्शन में दिया गया है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जिसको आप 10⁵ यानी 3 पर 5 जीरो यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8 सेकेंड लगेगा या 8 मिनट लगेगा या 8 घंटा लगेगा? तो इसका सही जवाब होगा 8 मिनट। एंड नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखे थे, सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहला कदम वो किस तारीख को और कौन से वर्ष में रखा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ऐसे आपके पास 21 जुलाई 1965, 21 जुलाई 1969 एंड 21 जुलाई 1971। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। तो चंद्रमा दैट मीन्स उपग्रह, अंग्रेजी में कहा जाए तो सैटेलाइट। सबसे अधिक सैटेलाइट किसका है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आज के डेट में हम आपको बता दें, यानी 2020 के अनुसार सबसे अधिक सैटेलाइट्स शनि के, सबसे अधिक सैटेलाइट्स शनि के हैं, 82 सैटेलाइट शनि के हैं। और यदि बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें तो इसके 79 सैटेलाइट्स हैं, और मंगल की बात करें मार्स का तो इसका मात्र 2 सैटेलाइट्स हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब जो आज होगा वह होगा शनि, दैट मीन्स सैटर्न। यहाँ पे क्वेश्चंस दूसरे ढंग से पूछे जाते हैं, जैसे बुध के यानी मरकरी के कितने सैटेलाइट्स हैं या शुक्र के कितने सैटेलाइट्स हैं। तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि सन के सबसे नज़दीक का ग्रह मरकरी और उसके बाद वेनस, शुक्र है। और आपको याद रखना चाहिए कि इन दोनों प्लैनेट्स, इन दोनों ग्रहों के एक भी सैटेलाइट्स नहीं हैं, यानी 0। इसके बाद जो तीसरा स्थान पे ग्रह आते हैं वह है अर्थ, जिसके जो है एक सैटेलाइट है, मात्र एक सैटेलाइट है, जिसको आप मून, चंद्रमा कहते हो। और उसके बाद मंगल के 2, बृहस्पति के 79, शनि के 82, अरुण के यूरेनस 27 और वरुण के 14 सैटेलाइट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के वीडियो 7 से लेकर 12 तक का वीडियोस आपको प्राप्त हो, तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, लाइक तो करेंगे और
जो राइट साइड्स में रेड कलर्स में जो सब्सक्रिप्शंस का बटन होगा उसे दबाएंगे। उसके बाद बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर देंगे, जिससे 7 से लेकर के 12 तक जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। प्रश्न संख्या 14, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे अमेजिंग प्लैनेट्स कौन है, ये आपको बताना है। पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, कौन अमेजिंग प्लैनेट्स है? तो सही जवाब होगा पृथ्वी, अर्थ। कारण कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जीवन है और जीवन यापन के लिए अनुकूल दशाएं, भौगोलिक दशाएं, जोग्राफिकल कंडीशंस अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आप बताना है। यहाँ पे आपको पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? राउंड फिगर में सब लगभग में है 4 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर या 5 लाख किलोमीटर। तो राउंड फिगर में सही जवाब इसका होगा 4 लाख किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस जो है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच वह है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर रियल डिस्टेंस है, जिसको राउंड फिगर में आप 4 लाख किलोमीटर बोलते हो। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का परिक्रमण काल, परिक्रमण दैट मीन्स रिवॉल्यूशंस, परिक्रमण रिवॉल्यूशंस पीरियड चंद्रमा का कितना है, कितने दिन का है? 27 दिन का, 28 दिन का या 30 दिन का? सही आंसर 27 दिन का। चंद्रमा का रिवॉल्यूशंस पीरियड्स यानी चंद्रमा रिवॉल्यूशन पीरियड्स का मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है कितने दिन में पूरा एक चक्कर पृथ्वी का वो लगा लेती है, तो वह 27 दिन, 27 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल यानी रोटेशंस पीरियड्स कितना दिन है? तो इसका भी रिप्लाई आपका होगा 27 दिन ही। और चूंकि रिवोल्यूशंस और रोटेशंस दोनों चंद्रमा का सेम है पीरियड्स, रिवोल्यूशन पीरियड्स और रोटेशन पीरियड, और यही कारण है इसका कि चंद्रमा का हमेशा एक ही पार्ट, एक ही हिस्सा हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि उसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल यानी रिवोल्यूशन पीरियड्स और रोटेशन पीरियड्स दोनों सेम है। नेक्स्ट, प्रमुख यामोत्तर, यामोत्तर दैट मीन्स मेरिडियन, जिसको आप देशांतर बोलते हो। तो प्रमुख यामोत्तर लाइंस, रेखा जो है, मेन मेरिडियन लाइंस कितने डिग्री से क्रॉस करती है? 90 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री? तो हम आपको बता दें कि मेन मेरिडियन लाइंस, प्रमुख यामोत्तर रेखा 0 डिग्री से क्रॉस करती है, जो ग्रीनविच शहर के पास है। क्वेश्चन नंबर 19, शीत कटिबंध दैट मीन्स कोल्ड जोन किसके नज़दीक पाया जाता है? कोल्ड जोन ध्रुव पोल के पास, विषुवत रेखा इक्वेटर लाइंस के पास, या कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास शीत कटिबंध कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा ठंडक कहाँ पड़ती है? ध्रुव के पास, पोल के पास, इसलिए शीत कटिबंध ध्रुव के पास पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देशांतरों की कुल संख्या
यानी मेरिडियंस लाइंस टोटल कितने हैं? मेरिडियन लाइंस टोटल 360 है कि 180 है कि 90 है? सही जवाब 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड एक नेट है, किसका नेट है? अक्षांश एवं देशांतर रेखा का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, कर्क और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका सही जवाब होगा अक्षांश एवं देशांतर रेखा का जो एक जाल है, जो आप लोग के ऊपर देखते हो, नक्शे के ऊपर देखते हो, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखा का जाल, उसको ग्रिड कहा जाता है। उसको ग्रिड कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शंस है 23.5 यानी 23 डिग्री 30 मिनट, जिसको आप 23.5 डिग्री बोलते हो, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा होता है और विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा होता है, यानी कर्क रेखा उत्तर में होता है और वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास कर्क रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियंस, स्टैंडर्ड मेरिडियंस भारत का बताना है, इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं। वर्ल्ड का तो 0 डिग्री है। भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियंस मानक देशांतर रेखा वो कितना है? 90 डिग्री, 82.5 डिग्री पश्चिम, या 82.5 डिग्री पूरब। तो अधिकांशों को तो पता होगा कि भारत का मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री तो है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और है, वो आपको बताना है कि पश्चिम या पूरब। तो सही जानकारी आपको दे दें, वह पूरब की ओर 82.5 डिग्री पूरब की ओर है स्टैंडर्ड मेरिडियंस इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की घूर्णन दिशा, पृथ्वी जो एक लट्टू की तरह अपने कील पे घूर्णन करती है, रोटेट होती है, उसका डायरेक्शंस किधर है? पूरब से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर ये रोटेट करती है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी ध्रुव वृत्त नॉर्थ पोलर सर्किल, नॉर्थ पोलर सर्किल वो कितने डिग्री अक्षांश पे, नॉर्थ साइड में वो कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है? 90 डिग्री अक्षांश पे, 23.5 डिग्री अक्षांश पे, या 66.5 डिग्री अक्षांश पे? तो नॉर्थ पोलर सर्किल जो है वह 66.5 डिग्री अक्षांश पे है। उसी प्रकार से दक्षिण ध्रुव वृत्त भी 66.5 डिग्री, वो दक्षिण साइड में नीचे की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतरीय घूर्णन में कितना समय लगता है? ऑप्शंस है 4 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री देशांतरीय यानी 1 डिग्री मेरिडियंस मूव करने में अर्थ को, आपको पता होगा कि पूरे 360 मेरिडियंस में बांटा गया है और एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन यानी डिफरेंस 1 डिग्री मेरिडियंस घूर्णन करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब होगा 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी
के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति, अराउंड द सन, वो जो गति है उसको आप कौन सा गति कहेंगे? घूर्णन, परिक्रमण, दोलन। जो मोशन है, गति, दैट मीन्स मोशन, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उस मोशन को, उस गति को आप क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब मिलेगा आपको परिक्रमण, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें, स्टेट लाइट किस दिन पड़ेगा? विषुवत इक्वेटस लाइन पे किस दिन पड़ेगा? 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे एक बात बता दें कि एक क्वेश्चंस में ये स्पष्ट नहीं है कि विषुवत वृत्त पर किस दिन सीधी पड़ती है। तो 21 मार्च को वो सीधी पड़ती है, और एक डेट और है, वह है 23 सितंबर। इस दिन भी सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर इक्वेटस लाइन पे सीधी पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इसके जस्ट विपरीत जब 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में बसंत ऋतु होता है। और ये जो अवस्था है मतलब विषुवत रेखा पे सीधा पड़ना, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो अवस्था है, इस अवस्था को का नाम दिया गया है विषुव। इस अवस्था को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात। जब दिन लंबा होगा तो रातें छोटी होगी, नेचुरली है। तो उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। तो वह किस दिन होता है? आपके पास जो ऑप्शंस है 21 जून, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। तो सबसे लंबा दिन आप थोड़ा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि गर्मी के दिनों में वो सबसे लंबा दिन होता है। और गर्मी का महीना कब होता है? जून में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह 21 जून का होगा। और इस अवस्था को, यानी इस दिन होता क्या है एक्चुअली, कि इस दिन सूरज की किरणें कर्क रेखा पर आपका सीधी पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पे इस दिन सीधी पड़ती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पड़ता है। और इस अवस्था को आप अयनांत, इस अवस्था का नाम है अयनांत, अयनांत, इस अवस्था को आप अयनांत कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से जुड़ा हुआ। दक्षिणी गोलार्ध में अब आपको बताना है कि सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की बात है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उत्तरी गोलार्ध था, जिसमें हम लोग यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, वो कंडीशन था। यह दक्षिणी गोलार्ध की बात है। तो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस दिन पड़ेगा? तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी जब हमारे के यहाँ जब दूसरे जगह लंबा दिन होगा और तो नेचुरली दक्षिणी गोलार्ध में लंबा है तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा। और छोटा दिन कब पड़ता है आपके यहाँ, यानी इंडिया में? वो पड़ता है
आपका किस तारीख को, दिसंबर के महीने में। इसलिए इसका सही जवाब जो इसका मिलेगा वह है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, सॉदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात पड़ती है। और इस अवस्था को, इस दिन होता क्या, एक बात और बता दें कि इस दिन सूरज की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है। मकर रेखा पे, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स, मकर रेखा पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रातें जो होती है वो सबसे छोटी होती है। और इस अवस्था को आप अयनांत, यहाँ इसको भी अयनांत कहते हैं, लेकिन दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, उसको उत्तरी अयनांत कहते हैं और इसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को अयनांत, दक्षिणी अयनांत कहेंगे। और यदि एक बात यहाँ और बता दें हम आपको कि यदि गोलार्ध की चर्चा न हो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध न दिया हुआ हो, और आपसे पूछा जाए कि साल का सबसे लंबा दिन कौन होता है, तब आपका रिप्लाई क्या होगा? तब आपका रिप्लाई उस कंडीशन में होना चाहिए 21 जून। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात नहीं हो और सीधे पूछा जाए कि साल का सबसे लंबा दिन क्या होता है, तो 21 जून, और सबसे छोटा दिन यदि पूछा जाए तो वो हो जाएगा 22 दिसंबर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आने के पहले, यदि अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह से पढ़ेंगे तो वाकई में जीरो से हीरो बन जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें। आपके फ़ोन में जितने भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं सभी को शेयर करें, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां 6 से लेकर BA तक के विद्यार्थी अवेलेबल ना हो। यानी ज़रूरत हर घर को है, हर घर में 6 से लेकर 12 तक के ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थी हैं, और ये चीज़ सबको ज़रूरत है। इसलिए हमें उत्साहित करने के लिए बस थोड़ा सा अपनी उंगली को कष्ट दें, शेयर के ऑप्शन पे जाएं और व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी हो सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 31, गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? आपको पता होगा कि भारत में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है जाड़े के दिन में। जाड़े के दिन में भारत किधर पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब हमारे के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जाड़ा है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा। यानी दिसंबर के समय, क्रिसमस के टाइम में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा? तो वह पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व आप मैप पे देखेंगे, एटलस पे जा करके, तो देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत और जापान दोनों उत्तरी गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर 32, ऋतुओं में, सीजन्स में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? आप देखते हैं कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी शीत ऋतु, जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के कौन सी गति के कारण होता है? क्या वह रिवॉल्यूशंस के कारण होता है, या रोटेशन के कारण होता है, या ग्रेविटेशंस के कारण होता है? यहाँ पे जो ऑप्शंस है वह है घूर्णन, दैट मीन्स रोटेशन, परिक्रमण रिवॉल्यूशंस, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशंस। तो आपको बता दें कि परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशंस के कारण, परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, लीप ईयर, अधिक वर्ष, जिसको हिंदी में अधिक वर्ष कहते हैं,
उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? ऐसे साल में कितने दिन होते हैं आपको पता है, 365 दिन। लेकिन लीप ईयर्स में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो हर 4 वर्ष पे आते हैं लीप ईयर्स, जिसकी वजह से 4 वर्ष में वो दिन कहलाता है कितने दिन का? 366 दिन का। क्योंकि सही में जो एक पूरा रिवोल्यूशंस में जो समय लगता है सही में 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकंड। जो 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकंड जो टाइम है वो 4 साल में जोड़ेंगे तो वो पूरा एक दिन बन जाता है, और उस एक दिन को हर चौथे वर्ष में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लीप ईयर्स में जो दिनों की संख्या होती है वह 366 दिन का होता है। क्वेश्चन 34। 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 जून को सूर्य की किरणें, आपने ऊपर में देखा था, फिर पहले के क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पे सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स या इक्वेटस लाइंस। तो 21 जून को जो आपने क्वेश्चन नंबर 29 में बात आई थी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, वह 21 जून को होती है। और 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, यानी इसका सही जवाब जो होगा वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। किस ऋतु में दिन छोटा होता है? बहुत कॉमन सी बात है, आप देखते होंगे जाड़े के दिनों में दिन काफ़ी छोटा हो जाता है, तो इसलिए इसका जो रिप्लाई होगा वो होगा शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी का अक्ष जो एक काल्पनिक रेखा है वो कक्षीय सतह से, पृथ्वी जो कि जिस कक्षा पे घूमती है एक ऑर्बिट पे, उस ऑर्बिट के साथ और पृथ्वी का जो इमेजिनरी लाइंस है जो एक बीचों बीच ग्लोब में, वो इमेजिनरी काल्पनिक रेखा जो है जिसको आप अक्ष कर रहे हो और जो ऑर्बिट है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी के अक्ष और कक्षीय सतह में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो वो बनेगा 66.5 डिग्री, 66 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका 37। एक वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा गया है? कितने सीजन में बांटा गया एक साल को? 3, 4 या 6? 1 ईयर्स, पूरे ईयर्स को कितने ऋतु में बांटा गया? 3 में, 4 में या 6 में? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सही में एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है, और उन चारों का नाम हम बता दें आपको। वह 4, एक पहला शीत ऋतु जिसको आप सर्दी का मौसम कहते हो, और दूसरा ग्रीष्म ऋतु, और तीसरा वर्षा ऋतु, चौथा शरद ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इनका टाइम पीरियड भी हम आपको बता दें कि शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, दिसंबर ऋतु मार्च से मई, वर्षा ऋतु जून से सितंबर और शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। वृक्षों ट्रीज के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? यानी जिस मानचित्र पे पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं उस मानचित्र को आप कौन सा मानचित्र कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप या थीमेटिक मानचित्र?
तो सबसे पहले हम आपको इन तीनों मानचित्र के बारे में बताएं कि राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप आप किसको कहते हैं। जिस मैप के ऊपर राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों को दिखाया जाता है, उनकी सीमाओं को दिखाया जाता है, उसको हम राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। भौतिक मानचित्र, जिस मानचित्र के ऊपर पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन सब चीज़ों को जिस मानचित्र में दिखाया जाएगा उसको हम भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र, जिस मानचित्र के ऊपर सड़क, वर्षा, वन, उद्योग दिखाए जाएंगे उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहेंगे। तो उसका सही जवाब क्या होगा? थीमेटिक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? ब्लू कलर किसके लिए यूज करते हैं? जलाशय के लिए, पर्वत, माउंटेन्स के लिए, या मैदान के लिए? जलाशय, पर्वत, मैदान। तो नीला कलर से किसको दिखाएंगे? नीले कलर से दिखाएंगे जलाशय को। और जानकारी के लिए बता दें कि यदि पर्वत को दिखाना है, माउंटेन्स को यदि दिखाना है आपको, तो आप ब्राउन कलर, भूरा कलर का इस्तेमाल करते हैं। यदि पर्वत, माउंटेन्स को दिखाना है तो इसके लिए भूरा कलर, ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं। और यदि मैदान को दिखाना है तो उसके लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। और पठार को दिखाना है तो याद रखेंगे, पठार को दिखाने के लिए पीले कलर का इस्तेमाल किया जाता है, येलो कलर। क्वेश्चन नंबर 40, दिक् सूचक का उपयोग कहाँ किया जाता है? दिक्, क्वेश्चन से ही साफ स्पष्ट है, दिक् से मतलब डायरेक्शंस। दिक् सूचक, डायरेक्शन इंडिकेटर्स। ऑप्शंस, दिशा का पता लगाने में, प्रतीक सिंबल्स को दिखाने के लिए, या दूरी मापने में। क्वेश्चन से साफ स्पष्ट है, दिक् सूचक, डायरेक्शन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किसी दिशा को पता लगाने में किया जाता है। तो इसका आंसर ए, दिशा को पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पैमाना आवश्यक है। पैमाना, जिसको एक स्केल भी कहा जाता है, वो मानचित्र में, रेखा चित्र में, या प्रतीक के लिए यदि हम मैप बनाते हैं तो उसमें पैमाने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई डायग्राम्स बनाते हैं उसमें पैमाने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई सिंबल्स देते हैं तो उसमें पैमाने की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता पड़ती है सही में मानचित्र बनाने में। आप देखते होंगे कि जो भी मैप्स आप देखते होंगे उसके एक साइड कॉर्नर्स में स्केल्स, पैमाना दिया रहता है, क्योंकि ज़मीन पर की जो दूरियां हैं वो मानचित्र पे दिखाई जाती है, जो नक्शा दिखाया जाता है। अब यहाँ से दिल्ली की दूरी मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, तो आप उस 1000 किलोमीटर को मानचित्र पे नहीं दिखा सकते हैं। 1000 के बदले आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस स्केल को दिखाया जाता है कि 1000 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, जिससे कि आप खुद अपने स्केल से मेजर करके उसकी सही दूरी का अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए पैमाना आवश्यक होता है मानचित्र में। हर मैप में आप देखेंगे, कोई भी मैप आप उठा लीजिए, उसके नीचे एक पैमाना स्केल दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है? माउंटेन रेंज, एशिया और यूरोप को कौन अलग करेगा? एंडीज, हिमालय, या यूराल? तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा, वह है यूराल। एंडीज जो है
यूराल यूराल पहले बता दें कि यूराल एशिया और यूरोप के बीच में है। ये यूराल पर्वत ही है जो एशिया को और यूरोप को दोनों को अलग करता है। एंडीज पर्वत जो है, जिस एंडीज को आप देख रहे हैं, ये है कहाँ एक्चुअली? यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। और ये भी बता दें कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ये क्वेश्चन में भी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो उसका जवाब एंडीज होगा। और हिमालय तो आप जानते ही हैं कि भारत के उत्तर में है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में इसकी गणना की जाती है हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? यानी कहने का मतलब कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी कड़ी है, किस चीज़ से वो जुड़ा हुआ है दोनों देश? स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, या जल संधि है, या बीच में नहर है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा स्थल संधि, और जिसका नाम है पनामा। पनामा स्थल संधि। पनामा नहर आप ऐसे पढ़ते होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पनामा जो है वो नहर नहीं है, वाटर्स नहीं है, वो लैंड है, जमीन है, स्थल भाग है वो पनामा, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है पनामा। क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मात्रा कौन सी गैस का है? क्या नाइट्रोजन का है, या ऑक्सीजन का है, या कार्बन डाइऑक्साइड का है? तो आपको हम बता दें कि लगभग नाइट्रोजन की मात्रा राउंड फिगर में बात करें तो 78% से, ऐसे 7.8% सही रेशियो है इसका, 7.8%। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% है। और अदर्स गैस की बात करें तो 1% है, और उस अदर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह है 0.03%, 0.03%। तो सबसे अधिक वायुमंडल में किस गैस की मात्रा है? वह है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान से बना हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। सॉलिड कौन? वायुमंडल वायु से बना हुआ, जलमंडल जल से बना हुआ, तो बचा कौन? थलमंडल, जो कि ठोस से बना हुआ है, इसलिए सीधा जवाब थलमंडल। 46, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। आपको बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप इसमें से कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है, उत्तर अमेरिका है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहला स्थान यदि सबसे बड़ा महाद्वीप में दिया जाए तो सबसे पहला स्थान किसका आता है? सबसे पहला स्थान एशिया का आता है। पहला स्थान यदि आता है तो एशिया का आता है। दूसरा स्थान यदि आता है, ये नंबर 1 प्लेस पे है, दूसरा स्थान अफ्रीका का आता है साइज के दृष्टिकोण से, और तीसरा स्थान जो है वो उत्तर अमेरिका का है। एशिया के बाद अफ्रीका, के बाद उत्तर अमेरिका, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि चौथा स्थान दक्षिण अमेरिका का आएगा, पांचवा स्थान अंटार्कटिका का आएगा, छठा स्थान यूरोप का आएगा, और सातवां स्थान ऑस्ट्रेलिया का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? मैंने माउंट एवरेस्ट की हाइट बतानी है आपको। ऑप्शंस ए में 8,848 मीटर, 9,848 मीटर, 8,000 मीटर। तो ये तो याद रखने वाली बात है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो सबसे ऊंची पर्वत है से छोटी है, उसकी हाइट एक्चुअली कितनी है? तो
48 मीटर ऊंचा है ये। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, आप नाम सुने होंगे, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन है? उसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा हालांकि, कि सबसे गहरे भाग का नाम क्या है? वह है मेरियाना गर्त। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है, नाम तो दे दिया गया है, यहाँ आपको बताना है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, किस महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है? तो सही जवाब इसका मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। और आपको ये भी बता दें कि इसकी गहराई कितनी है। इसकी गहराई 11,022 मीटर, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं उस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स एंड इक्वेटस लाइंस, तीनों लाइंस उस महाद्वीप, उस महादेश से होकर गुजरती है। कौन ऐसा महादेश है जिससे तीनों लाइंस क्रॉस करती है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। तो आप मैप्स उठा के देखेंगे, एटलस उठा के देखेंगे तो साफ दिखेगा कि अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जिससे तीनों लाइंस क्रॉस करती है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपको बताना है। हॉट डिजर्ट्स, हॉट डिजर्ट्स वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कौन सा है? क्या सहारा है, कालाहारी है या गोबी है? तो इसका सही जवाब होगा सहारा, जो कि अफ्रीका में है, उत्तर अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा पड़ेगा। कालाहारी भी अफ्रीका में ही है। बोत्सवाना जो देश है अफ्रीका में, वहाँ कालाहारी मिलेगा रेगिस्तान। और गोबी रेगिस्तान जो है ये आपको मिलेगा चीन, मंगोलिया और चीन दोनों इलाके में पड़ता है ये। गोबी मंगोलिया में भी और चीन में भी, ये इसका गोबी रेगिस्तान का पार्ट जो है मंगोलिया में और चीन दोनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आपको। विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो मैं बता दूं आपको कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कहाँ है? ये अफ्रीका में है। नील नदी अफ्रीका में है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जो पहले दूसरा महाद्वीप पूछा गया था, यहाँ पे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो सही जवाब इसका क्या होगा? विश्व का तीसरा महाद्वीप उत्तर अमेरिका, जो जस्ट कुछ देर पहले बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 46 में बताया गया था, जहां क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, जिसमें आपने देखा था कि पहला स्थान एशिया का, दूसरा अफ्रीका का, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है? यानी भारत और श्रीलंका के बीच एक वाटर संधि जो है, ज्वाइंट जो है, वो पानी वाटर के द्वारा वो दोनों देश ज्वाइंट है, वो जल संधि है, उसका नाम क्या है?
ऑप्शन आपके सामने, पाक जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि। इस जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहा गया है, जल डमरू मध्य। तो इसका सही जवाब होगा पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच जो ज्वाइंट है वाटर्स के द्वारा, वाटर लॉगिंग से, वह है पाक जल संधि, उसका नाम है। और जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और महासागर में देखा जाए तो वो बंगाल की खाड़ी और उधर पाक की खाड़ी को अलग करता है। जहाँ तक फ्लोरिडा जल संधि का सवाल है, तो वह किन दो देशों के बीच पड़ता है? वह यूएसए और क्यूबा। यदि फ्लोरिडा जल संधि की बात करें तो यह यूएसए और क्यूबा के बीच है। और जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर ये जो है स्पेन और मोरक्को के बीच है, जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन नंबर 53, नाउ 54। विश्व की सबसे बड़ी नदी, इसके पहले क्वेश्चन से आपने देखा था कि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया था, जिसका रिप्लाई था नील नदी। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है, तो नील तो सबसे लंबा में आता है। अब बच गए ब्रह्मपुत्र और अमेजन। अब इन दोनों में ही कोई सबसे बड़ी नदी होगी, तो सबसे बड़ी नदी हम आपको बता दें कि वह है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 55, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 56, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीपीय हमने एक द्वीप की तरह, जो आइसलैंड्स की तरह चारों ओर पानी से घिरा हुआ, द्वीपीय महाद्वीप। इसमें से कौन है? एशिया है कि ऑस्ट्रेलिया है कि अंटार्कटिका है? तो द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप के रूप में है, आइसलैंड के रूप में, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। 57, मैत्री नाम है ये एक जगह का, तथा दक्षिण गंगोत्री शोध केंद्र, ये दोनों शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जो भारत सहित अन्य देशों के शोध संस्थान हैं यहाँ पे। अब ये बताना है कि ये दोनों मैत्री और गंगोत्री जो है कहाँ स्थित है। जो एक शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे भारत या अन्य देश के भी शोध संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे। तो ये मैत्री और गंगोत्री शोध केंद्र कहाँ है? एशिया में है, उत्तर अमेरिका में है कि अंटार्कटिका में है? तो इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी पे कितना प्रतिशत भाग जल है? 70%, 71% या 75%? सही जवाब 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अब यहाँ महासागर की बात बतानी है। जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वह कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिण महासागर? पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस और साउथ ओशियंस।
तो सही जवाब होगा इसका अटलांटिक महासागर। अब सीरियल नंबर से हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरा स्थान अटलांटिक महासागर का आता है, और तीसरा स्थान जो है वो हिंद महासागर का आता है, और जो ये दक्षिण महासागर देख रहे हैं वो चौथे स्थान पे है, और आर्कटिक महासागर 5वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 60 अटलांटिक महासागर, आप नक्शे पे देखें, अटलांटिक महासागर का आकार जो है वो अंग्रेजी के किस अक्षर से मिलता है, ये आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के कौन से लेटर से मिलता जुलता है, ए से, एस से या टी से। तो आप एटलस उठा के सामने देख लें, खुद दिखेगा इसका आकार एस से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 61 व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त बिजी महासागर कौन है? व्यापार की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर आपका कौन सा महासागर है? क्या वो प्रशांत महासागर है, या अटलांटिक है, या हिंद महासागर है? तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर आपका अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 62 किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप? महासागर का आकार ट्रायंगुलर शेप में कौन सा? हिंद महासागर, दक्षिण महासागर या प्रशांत महासागर? तो हिंद महासागर जो है उसका शेप ट्रायंगुलर शेप में है, बिल्कुल त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 63 उस महासागर का नाम बताएं जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो हिंद महासागर हिंदुस्तान जो देश है उसके नाम पे रखा गया है, इसलिए इसका जवाब सी हिंद महासागर। 64 महासागरीय जल में मुख्यतः कितनी गतियां होती हैं? महासागर के जो वाटर्स है उसमें जो मोमेंट्स आप देखते हैं, आप उसमें वेव तरंग देखते होंगे, लहर देखते होंगे, उसमें जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितनी गतियां हैं उसमें? तो डायरेक्ट हम आपका इसका आंसर बताएं, उसकी में 3 प्रकार की गतियां हैं, और वो 3 गति कौन कौन है वो भी नाम आप जान लें। एक पहली गति तरंग, जिसको आप वेव कहते हो, जो सागर में या नदियों में भी देखने को मिलता है तरंगे। एक दूसरी गति है जो ज्वार भाटा, और एक तीसरी है महासागरीय धाराएं। ये जो तीसरी गति है महासागरीय धाराएं, उसमें भी आप जब ज्योग्राफी स्पेशली पढ़ोगे तो पता चलेगा कि महासागरीय धाराएं भी मतलब 2 प्रकार की धाराएं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। लेकिन खैर अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि महासागरीय जल में मुख्यतः 3 गतियां होती है, एक तरंग और एक ज्वार भाटी और एक महासागरीय धाराएं। क्वेश्चन नंबर 65 बेरिंग जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है? बेरिंग जल संधि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, प्रशांत और हिंद महासागर को, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। तो सही जवाब होगा आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन नंबर 66 आर्कटिक महासागर किस ध्रुव वृत्त में स्थित है? ध्रुव वृत्त जो आपको बताए थे पहले 66.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है,
ध्रुववृत्त उत्तर में भी और दक्षिण में भी। अब ये बताना है कि जो आर्कटिक महासागर है वो ध्रुव वृत्त पर तो है, यानी 66.5 डिग्री अक्षांश पे तो है, लेकिन कौन से ध्रुव वृत्त, उत्तर में या दक्षिण में या दोनों में? तो सही जवाब होगा इसका उत्तर ध्रुव वृत्त, नॉर्थ पोलर सर्किल। क्वेश्चन नंबर 67, किस महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है? दंतुरित यानी अनियमित प्रकार का, और अनियमित होने की वजह से एक दांत के शेप में अनियमित, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो प्राकृतिक पोताश्रय है यानी बंदरगाह जो है वो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होता है वहाँ पे। तो कौन सी ऐसी महासागर है जिसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, अनियमित प्रकार की है? बिल्कुल, तो उसका सही जवाब यहाँ मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर की तट रेखा। जब आप देखेंगे तो वह बिल्कुल दंतुरित है, दांत के शेप की तरह, निकला हुआ धंसा हुआ, निकला हुआ धंसा हुआ, इस शेप में होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राकृतिक जो बंदरगाह हैं, जो जहाज, पानी वाली जहाज जो चलती है, तो उससे प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण होने के लिए एक आदर्श स्थिति, एक फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? यानी आप ऊपर कितने किलोमीटर तक जाएंगे जहां आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा? क्या वो 1200 किलोमीटर, 1400 या 1600 किलोमीटर? तो आप ऊपर में 1600 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको एटमॉस्फेयर, वायुमंडल मिलेगा, इसलिए इसका जवाब 1600 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? वायुमंडल को कितने लेयर्स में, एटमॉस्फेयर को कितने लेयर्स में क्लासिफिकेशंस किया गया है? 4 लेयर, 5 लेयर या 6 लेयर? सही जवाब होगा 5 लेयर। वो 5 लेयर कौन कौन है? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। नंबर 70, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का तापमान क्या होता है? जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा कि कोई परिवर्तित नहीं होगा? तो उसके लिए आपको बता दें कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। प्रश्न संख्या 71, आसपास की भूमि से कम कितने मीटर ऊंचे उठे भूभाग को पर्वत कहते हैं? ऑप्शंस है 600 मीटर से अधिक, 800 मीटर से अधिक, 1000 मीटर से अधिक। तो कितने मीटर ऊंचे उठे हुए भूभाग को आप पर्वत, माउंटेन कहोगे? कम से कम कितना ऊंचा उठा होना चाहिए? तो इसका जवाब, सही जवाब आपका ही होगा 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे हुए भूभाग को पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पर्वत पठारों से भिन्न, अलग होता है, डिफरेंट होता है, किसके कारण अलग, किस वजह से डिफरेंट होता है पर्वत और पठार में? मेन रीजंस क्या है? क्या उसके ऊंचाई के आधार पे आप उसको अलग मानते हो, या उसका जो ढाल स्लोप है उसके आधार पे, या उसकी अभिमुखता जो फ्रंट फेस होता है उसके आधार पे? तो आपने पढ़ा होगा कि पर्वत का ढाल खड़ा होता है, पर्वत का ढाल धीमा होता है और पठार का ढाल खड़ा होता है। यानी पर्वत पे चढ़ना थोड़ा आसान है और पठार पे चढ़ना थोड़ा कठिन है। तो इसलिए हम कहेंगे कि किस ग्राउंड पे अलग हुआ?
ढाल के आधार पे, स्लोप के आधार पे अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 73, हिमानी ग्लेशियर कहाँ मिलेगा? पर्वत में, माउंटेन पे ग्लेशियर मिलेगा, प्लेटूस में या फील्ड में? तो आपने देखा होगा कि माउंटेन्स, पर्वत में हिमानी देखने को मिलता है। हिम नदियाँ पहाड़ पे, जैसे गंगा नदी जो निकली है वो हिमानी से ही निकली है, जो हिमालय पर्वत पे है। 74 नंबर क्वेश्चन, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार किस जगह है? केनिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है कि भारत में है? तो बता दें कि दक्कन पठार जो कि एक सबसे प्राचीनतम पठार में से आता है और ये भारत में स्थित है, दक्कन पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो यांगत्से नदी आपका, हालांकि इसका नाम यांगत्सी क्यांग भी है, इसका सही से नाम यदि देखा जाए तो यांगत्सी क्यांग, यांगत्सी क्यांग इसका पूरा नाम है। यांगत्से नदी का यांगत्सी क्यांग नदी है जो कि चाइना में, चीन में बहती है और यह चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदियों में से ये आता है। क्वेश्चन नंबर 76, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। यानी यहाँ जो 3 पर्वत श्रृंखला दिया गया है उसमें आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में है, एंडीज, आल्प्स या रॉकी? तो आपको पता होगा, पीछे ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंडीज जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में, रॉकी जो है उत्तर अमेरिका में, तो बच गए आल्प्स जो है पर्वत वो यूरोप में स्थित है। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हिमालय एवं आल्प्स किस प्रकार पर्वत के उदाहरण हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो भी आपने यूरोप में देखा, ये किस प्रकार के पर्वत के एग्जाम्पल हैं? बलित पर्वत, दैट मीन्स फोल्डेड माउंटेन, भ्रोंस पर्वत, दैट मीन्स ब्लॉक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत, दैट मीन्स वॉल्केनोस माउंटेन। तो हिमालय और आल्प्स जो हैं वो आपके फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत हैं। और नेक्स्ट 78, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो विश्व दक्कन का पठार, तंजानिया का पठार या तिब्बत का पठार? तो दक्कन का पठार को देखा जाए तो ये विश्व का सबसे पुराना पठार में से आता है। तंजानिया जो है अफ्रीका में देखने को मिलेगा और तिब्बत का पठार जो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई जो आप देखेंगे तो 4000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक है। 4000 मीटर से 6000 मीटर तक ये ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 79, हुंजरू जलप्रपात किस राज्य में है? हुंजरू जलप्रपात किस राज्य में है? क्या यह बिहार में है या झारखंड में है या मध्य प्रदेश में है? तो हुंजरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। छोटा नागपुर पठार के स्वर्णरेखा नदी पर हुंजरू जलप्रपात है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 80, योग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? योग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार में, झारखंड में या कर्नाटक में? तो इसका सही जवाब आपका होगा कर्नाटक। कर्नाटक में योग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, सामान्यतः समुद्र तल से मैदान की जो मैदान की ऊंचाई होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? सी लेवल से मैदान की जो ऊंचाई है वो अधिकतम
कितनी हो सकती है? 50 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर? तो सही जवाब इसका भी होगा 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का क्षेत्रफल बताना है आपको। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 28.4 लाख वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर? तो ये सब तो रचने पड़ेंगे और मैं सीधे इसका आंसर बता दूंगा आपको कि भारत का जो एरिया है वह 32.8 लाख किलोमीटर 32.88 लाख किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 83, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार यानी लंबाई बताना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। ये क्वेश्चंस भी रटने पड़ेंगे आपको, इसके आंसर्स। आज इसका सीधे रिप्लाई हम आपको दे दें। इसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर 84, अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में कच्छ तक यानी पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 2900 किलोमीटर। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। प्रतिक्रिया में इस वीडियो में जो कमियां रह गई है उसे ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 85, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पूरे वर्ल्ड में कैमा स्थान है? तो आपको पता होगा कि सबसे पहला स्थान, ये भी 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो आपको पता होगा कि सबसे पहला स्थान जो है वो चाइना का है और दूसरा स्थान जो है वह भारत का है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है वह दूसरा है और इसकी जनसंख्या लगभग 2011 में जब इसकी काउंटिंग हुई थी, जनगणना हुआ था, तो 120 करोड़ इसकी जनसंख्या थी, 120 करोड़। क्वेश्चन नंबर 86, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? कौन से हेमिस्फीयर में बताना है आपको? नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर या इक्वेटस लाइन पे? तो इसका सही जवाब उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। क्वेश्चन 87, भारत के मध्य से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? यानी एक काल्पनिक रेखा जो हॉरिजेंटल लाइन्स है, जो मध्य बीचों बीच से गुजरती है, उसका नाम क्या है? भारत के मध्य से, पूरे वर्ल्ड के मध्य से नहीं, भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको आप कौन सी रेखा कहते हो? वो रेखा जो आपका है वो कर्क रेखा, कर्क रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 88, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताना है। अक्षांशीय विस्तार, हॉरिजेंटल एक्सपेंडेशंस जो है आपका उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बताना है कि इसका अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार ऑप्शन में आपके पास है दिया हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 4 डिग्री 8 मिनट से लेकर 43 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 39 डिग्री 6 मिनट। तो इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व तक भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार यानी पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार बताना है। जो ऑप्शंस में आप यहाँ देख रहे होंगे वो 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 54 डिग्री 7 मिनट से लेकर 95 डिग्री 25 मिनट, 63 डिग्री 7 मिनट से लेकर 87 डिग्री 25 मिनट। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ए होगा,
67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 90, 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। 1 डिग्री देशांतर मेरिडियंस में जो टाइम का डिफरेंस होता है वह होता है कितना? 4 मिनट का। इसका आंसर 4 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आज के डेट में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट 92, तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। हालांकि कश्मीर बनने के बाद राज्यों की संख्या 28 ही रह गई है। ये तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था ये बताना है आपको। 2 जून 2014, 2 जून 2012, 2 जून 2015 कब बना था? तो इसका सही जवाब होगा 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर होता है? जब नए राज्य का गठन होता है तो उसका निर्माण, जो नया राज्य बनता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है कि भाषा के आधार पर किया जाता है नए राज्य का गठन? तो राज्य का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः वह आपका भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे राज्य का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 94, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा में पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का और चौथा यूपी का और 5वां गुजरात का। ऊपर से 5 आप सीरियल नंबर से याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात। और सबसे छोटा में बात करें नीचे से तो 26 नंबर पे 27 और 28, 26 पे त्रिपुरा, 27 पे सिक्किम और 28 जो सबसे छोटा वो गोवा। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछ दिया गया। तो सबसे छोटा राज्य अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है, जो 29वें नंबर पे, 28वें नंबर पे है। और सिक्किम जो है वो 27वें नंबर पे है और त्रिपुरा 26 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 96, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती है, महानदी या गोदावरी? तो पश्चिम की ओर 2 नदियां बहती है, एक ताप्ती और एक नर्मदा। ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा क्या सुंदरबन डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा या नील नदी का डेल्टा? तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम होगा सुंदरबन का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम बताना है आपको यहाँ पे। नर्मदा, ताप्ती या कावेरी? तो नर्मदा और ताप्ती, अभी मैंने बताया था कि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जबकि बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है। तो क्लियर है यहाँ पे कि
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कावेरी होगी। इस कावेरी के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 99 निम्न में परवाल द्वीप, कोरल द्वीप, परवाल कोरल कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप या निकोबार द्वीप? परवाल द्वीप इन तीनों में से कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है वो परवाल द्वीप है, कोरल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 100, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में? तो अंडमान निकोबार जो पूरब साइड में है, और पूरब में आपका कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 101, 2004 में सुनामी से प्रभावित होने वाला द्वीप कौन सा था? कौन सा द्वीप 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हालांकि 26 दिसंबर, आप याद रखेंगे 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे आया था एक्चुअली सही में, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 102, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को आप क्या कहते हैं? हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको शिवालिक कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं या हिमाचल कहते हैं? तो हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, और जो सबसे बाह्य उत्तरी भाग है जो बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है उसको हिमाद्री कहते हैं, जो सबसे उत्तर में है। 3 श्रेणियां हैं हिमालय की, जो सबसे उत्तर में जो बृहत हिमालय है जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, बीच वाले जो लेयर है, श्रेणी है मध्य हिमालय, उसको हिमाचल के नाम से जानते हैं, और जो सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? अरावली को सह्याद्री कहते हैं या पश्चिमी घाट को या हिमाद्री को? तो आपको बता दें कि पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, पाक जल संधि किन देशों के बीच, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? श्रीलंका मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत एवं पाकिस्तान? तो इसका जवाब होगा भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य जिसको कहा जाता है। 105, लौटते मानसून के समय सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जब मानसून रिटर्न होता है तो बताना है कि बारिश उस रिटर्न मानसून से सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तमिलनाडु में, दिल्ली में या बिहार में? तो आपको सही जानकारी दे दें कि लौटते मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, और साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी। यदि तमिलनाडु नहीं हो, आंध्र प्रदेश ऑप्शन हो, तो आंसर आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 106, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आसाम में, मेघालय में या हिमाचल प्रदेश में? तो सबसे अधिक वर्षा आपको पता होगा कि मौसिन राम, मासिन राम जिसको आप बोलते हो, मौसिन राम, ये मौसिन राम है कहाँ? ये मेघालय में है, इसलिए सबसे अधिक वर्षा मेघालय में एक मौसिन राम जगह है वहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 107,
बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सबको पता होगा। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। क्वेश्चन 108, गुजरात के गिर वन, गुजरात का जो गिर वन है वह किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए या चीता के लिए? तो गुजरात का गिर वन जो है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा वो बताना है कहाँ पाया जाता है। गुजरात में, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम। तो इसका सही जवाब होगा असम में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। क्वेश्चन नंबर 110, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी बताना है आपको, तोता, गौरैया, मोर। तो सही जवाब होगा मोर। क्वेश्चन नंबर 111, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? क्या वह हिमालय के क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या गिर वन में? तो मैं आपको सही जवाब दे दूं, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ जो है वह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। 112 क्वेश्चन नंबर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र मॉइस्ट आर्द्र पवन कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आर्द्र, ये आर्द्र लिखा गया है, ये एक्चुअली आर्द्र होगा। आर्द्र पवन कहाँ बहती है? स्थल से समुद्र की ओर, या समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर? तो आर्द्र पवन जो दक्षिण पश्चिम मानसून जिस समय आती है, जिससे बारिश होती है हमारे यहाँ, वह पवन स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो 6th क्लास का पूरा क्वेश्चंस, पूरा संपूर्ण ज्योग्राफी 6th क्लास का MCQ के रूप में समाप्त हो गया। और चलते चलते फिर एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि 7th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का वीडियोस इस MCQ ग्रुप में आप तक आसानी से पहुंच सकें। और हाँ, शेयर करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे अंदर उत्साह बना रहे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।